जोहार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी जोहार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज भी हम आपके लिए ढेर सारी नई जानकारियां लेकर उपस्थित हो गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नए फल बाग की स्थापना पर मिलेगा 40% अनुदान। बेहतर सुकर पालन के लिए समय पर कराएं टीकाकरण। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। राज्य के वैसे कृषक जो नए फल बाग की स्थापना करना चाहते हैं, वैसे किसानों के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल बाग और गैर वर्षीय फल बागों की स्थापना के लिए परियोजना लागत की अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिए जाने का प्रावधान है। किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास अतिरिक्त भूमि है और वे उस भूमि का उपयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए फल बाग लगाना उत्तम होगा, क्योंकि झारखंड राज्य बागवानी मिशन नए फल बागों और गैर वर्षीय फल बागों की स्थापना के लिए अनुदान मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत इन बागों की स्थापना की लागत का अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिया जाता है। सुकर पालन कर रहे किसानों के लिए हमारे पशु विशेषज्ञों की सलाह है कि वे यदि सुकरों को, खासकर गर्भवती सुकरियों का टीकाकरण नहीं कराए हों, तो समय पर उचित टीका अवश्य लगवाएं, जिससे आप बिना किसी व्यवधान के सुकर पालन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा टीका कब लगाना और कैसे लगाना है, बता रहे हमारे पशु विशेषज्ञ। सुकर पालक भाई अपने सुकरियों में जो है सुकरी ज्वर रोग टीका को लगवावे, चूँकि इससे बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होता है। इसके साथ साथ जो है 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर खुरपक्का मुहपक्का रोग टीका भी अवश्य लगवावे। धान की कटनी हमारे यहाँ लगभग हो चुकी है। इसके तुरंत बाद किसान गेहूं की फसल लगा सकते हैं। गेहूं की बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव बहुत जरूरी होता है। हमारे राज्य के कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित प्रभेद है PBW 343, 606, HD 2728 और 2888। इन प्रभेदों की बुआई कर किसान निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। धान कटने के बाद किसान भाई गेहूं की बुआई करते ही हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो उन्नत किस्म का चुनाव करे, और किसान यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। तो उन्नत किस्मों में HUW 234, HP 1744, PBW 373, NW 1014, इन किस्मों का चुनाव करके किसान बेहतर उपज पा सकता है। जिन किसान भाइयों ने चने की फसल लगा रखी है, उनमें अब फलियां आने लगी होंगी। ऐसी अवस्था आने पर फसल में फली बेधक कीटों का प्रकोप लगने की संभावना रहती है, जो कि फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। फली बेधक कीट की पहचान कैसे करें, साथ ही उनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। जो भी किसान भाई चना लगाए हुए हैं, अभी चना में फल बेधक कीड़े लगने का समय आ गया है। तो जो भी किसान भाइयों का जो पौधा है अगर 4 से 6 इंच लंबा हो गया हो, तो उसमें जाकर देखें। सुबह के समय में छोटे छोटे से उसमें पिल्लू आपको दिखाई देंगे जो पत्तियों को खा रहे होंगे। उन पत्तियों को खा रही वाली जो अवस्था है उसको पहचान लें, और इसके कंट्रोल के लिए वो बाज़ार से इकालक्स नामक एक दवा आती है, क्विनाल फॉस नामक, और उसका 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो उसमें उनको बहुत आसानी से मदद मिलेगी। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। हम गाय भैंस पालते हैं और गाय भैंस पालते हैं, दूध बेचते हैं, खेती गृहस्थी भी करते हैं। खेती गृहस्थी से फायदा है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 25, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 23, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 26, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। हजारीबाग अधिकतम 23, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में आज अनाजों के भावों को लेकर कमोबेश स्थिरता की स्थिति रही। इनमें कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। सब्जी मंडियों में नरमी का रुख है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार बाजार में सब्जियों की अच्छी आवक से सब्जियों के भावों में नरमी रहेगी। आज चाईबासा के मंडी में बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1500, अधिकतम 2000 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100, अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 2200, अधिकतम 2400 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 12,500, अधिकतम 14,000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 6800, अधिकतम 7200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800, अधिकतम 6600 रुपए। चीनी न्यूनतम 3200, अधिकतम 3300 रुपए। आलू न्यूनतम 700, अधिकतम 800 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1500, अधिकतम 1600 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो चलिए हम और भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन समय हो चला है एक अल्प विराम का। तब तक आप देखिए संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मुर्गियों की आहार व्यवस्था ठंड के मौसम में कैसे करें और उनकी टीकाकरण का महत्व क्या है। तो आइए इसके बारे में जानकारी के लिए चलते हैं आपको अपने विशेषज्ञ डॉक्टर असद हुसैन के पास, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। मुर्गी व्यवसाय का चलन आज ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। कम लागत, सही देखभाल एवं पशु चिकित्सक के सलाह से यह व्यवसाय से मुर्गी पालकों को कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। मौसम में आए बदलाव या जाड़े के दिनों में पशुओं के रखरखाव में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मुर्गियों के रहने वाले स्थान को सूखा तथा गर्म रखने की जरूरत होती है। आमतौर पर मुर्गी पालक देशी मुर्गी के बजाय ब्रॉयलर मुर्गी पालन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहां देशी मुर्गी 5 से 6 माह में वयस्क होती है, वहीं ब्रॉयलर 40 से 45 दिनों में ही वयस्क हो जाती है। मुर्गियों का पालन ठीक ढंग से हो पाए, इसके लिए उनकी आहार व्यवस्था ठीक हो, जिसमें मिनरल मिक्सचर या दाना मिश्रण का आनुपातिक संतुलन ठीक होना चाहिए। दाना मिश्रण में मकई का दर्रा या अनाज का दर्रा
चोकर, मछली का चूरा, हड्डी का चूर्ण तथा खनिज लवण जिसमें मूंगफली की खल्ली इत्यादि शामिल है। इनका मिश्रण बनाकर मुर्गियों को देने से मुर्गियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। जैसा कि हमारे किसान भाई सभी जानते हैं कि मुर्गी पालन का व्यवसाय भी हमारे झारखंड में या पूरे देश में भी एक विस्तृत व्यावसायिक रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। मुर्गी पालन में हमारे किसान भाई एक ब्रॉयलर मुर्गी पालन करते हैं और एक देसी मुर्गी पालन करते हैं। ब्रॉयलर मुर्गी पालन में जहाँ पे हमारे किसान भाइयों को मात्र 40 से 45 दिन में आय की प्राप्ति होती है और देसी मुर्गी पालन में उन्हें कम से कम 5 से 6 महीने के बाद अंडा प्राप्त होता है और उसके बाद वो अपना मुर्गी का अंडा से उसका व्यवसाय करते हैं। आहार व्यवस्था में हमारे किसान भाई मुख्य रूप से 4-5 अवयव होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य अवयव है मकई का दर्रा, दूसरा अवयव है कि किसी भी मकई का दर्रा या किसी भी अनाज का दर्रा, दूसरा अवयव है कि चोकर, तीसरा अवयव है इसमें खल्ली। इसमें अब हमारे किसान भाई मूंगफली की खल्ली दे सकते हैं या चिनिया बादाम की खल्ली जिसे बोला जाता है। चौथा जो मुख्य अवयव है उसमें वो है मछली का चूरा, हड्डी का चूर्ण, नमक और मिनरल मिक्सचर। तो अगर हमारे किसान भाई एक साधारण उसका मिश्रण बनाना चाहते हैं तो मोटे तौर पे ये समझ ले कि जो अनाज का जो दर्रा देंगे उसका अनुपात अगर 100% में हम देखें तो 56% उसका अनुपात होना चाहिए। दूसरा जो इसमें मुख्य अवयव है कि वो खल्ली, तो खल्ली का अनुपात 20% होना चाहिए। तीसरा मुख्य अवयव है कि किसी चीज़ का चोकर, तो उसका अनुपात 10% होना चाहिए। चौथा जो मुख्य अवयव इसमें माना जाता है वो मछली का चूरा, उसका 12%। पाँचवा जो है हड्डी का चूर्ण वो 10%। और इसके अतिरिक्त जो आपका जो खाने वाला नमक है और ये 0.5%, 1.5% होना चाहिए। किसान भाइयों को जानकारी है कि मिनरल मिक्सचर होना चाहिए और ये सब एक साथ होने चाहिए। दूसरा है कि इसमें जब भी हमारे किसान भाई दे तो एक वयस्क मुर्गी के लिए उनको दाना कितना दे ये जानकारी भी होनी चाहिए कि एक वयस्क मुर्गी के लिए जो दाना मिश्रण में बतलाया, इसमें अगर वो अंडा देने वाली मुर्गी है तो उसे 150 ग्राम के आसपास दाना देना चाहिए। अगर वो बढ़ने वाली मुर्गी है तो उसका दाना मिश्रण थोड़ा सा कम होना, मात्रा प्रतिदिन या 24 घंटे में कम होनी चाहिए। लेकिन जो अंडा देने वाली मुर्गी है और बड़े जब प्रजाति की है जिसका शरीर का वजन अधिक है तो 24 घंटे में उसे कम से कम 150 से 180 ग्राम दाना दिया जाना चाहिए, सुबह शाम मिला करके ये 24 घंटे में। ऐसे किसान भाई ये तो एक अनुमानित है, इससे अगर किसान भाई चाहे तो उसका कम भी दे सकते हैं। लेकिन जो ब्रॉयलर मुर्गी है उन्हें प्रतिदिन जो उसके अंतिम अवस्था में दाना मिश्रण, अंतिम अवस्था अर्थात जब चौथा सप्ताह या 5वां सप्ताह होता है, क्योंकि 5 से 6 सप्ताह में ब्रॉयलर मुर्गी बाजार में बेचने योग्य हो जाती है जिसका शरीर का वजन 1 से 1.25 केजी होता है। तो उस स्थिति में मुर्गी पालन वाले जो ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर रहे हैं उन्हें कम से कम 100 ग्राम के आसपास अंतिम 5वां सप्ताह या 6ठा सप्ताह में 100 ग्राम दाना दिया जाना चाहिए प्रतिदिन। ठंड में मुर्गियों के चूजों का भी ठीक से ख्याल रखना चाहिए। चूजों में कोई बीमारी ना लगे इसके लिए दाना मिश्रण के साथ साथ इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज का घोल बनाकर उन्हें देते रहना चाहिए। रहन सहन के लिए मुर्गियों के बेड को साफ सुथरा तथा सूखा रखना चाहिए, जो जमीन से 2 से 3 इंच की ऊंचाई पर होनी चाहिए। अब हमारे किसान भाई देखेंगे कि 2 प्रकार से मुर्गी पालन करते हैं। एक तो है कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन, दूसरा है आपका देसी मुर्गी। तो ब्रॉयलर मुर्गी हमारे किसान भाई जो पालते हैं उन्हें तो प्रथम दिन या अगर वो चूजा खरीद करके कारोबार कर रहे हैं तो उन्हें प्रथम दिन तो मिनरल का जो घोल होता है, इलेक्ट्रल या ग्लूकोज, अगर जाड़े के समय में जैसे अभी हमारे किसान भाई मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अगर एक दिन का वो चूजा बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उन्हें चाहिए कि जैसे ही मुर्गी आए तो मुर्गी घर को साफ़ सुथरा रखे। वहाँ पे कुन्नी या लकड़ी का बुरादा से कम जो मुर्गी का जो लीटर होता है या जो इसको बोला जाता है मुर्गी का बेड या चूजों का बेड, वो कम से कम 2.5 से 3 इंच ऊंचा होना चाहिए। उसमें एक चिक गार्ड लगा दिया जाता है ताकि चूजे जो हैं सो सीमित क्षेत्र में रहें। साथ ही साथ उस लकड़ी का बुरादा या जो कुन्नी होता है उसके ऊपर जो है ना स्वच्छ समाचार पत्र, न्यूज़पेपर को, अखबार का जो पेपर होता है स्वच्छ पुराना, उसको बिछा दें। वहाँ पे दाना के लिए तो उन्हें 4-5 घंटे के बाद मकई का महीन दाना दिया जाता है और प्रथम दिन से ही उसे, अगर जैसे जाड़े के ऋतु में अगर हमारे किसान भाई जनवरी में शुरू करना चाहते हैं या फरवरी में जब तक थोड़ा सा वातावरण का तापमान कम रहता है तो उस स्थिति में अगर 100 चूज़ा अगर लिए हैं तो 100 चूज़े के लिए उन्हें चाहिए कि वो इलेक्ट्रल पाउडर 4 चम्मच इलेक्ट्रल पाउडर जो है सो 1 लीटर पानी मिला करके 3-4 जगह उसको रख दे 100 चूज़ों के लिए। और साथ ही साथ उस दिन उन्हें 20 ml जो है सो विटामिन मिनरल का घोल, 20 ml विटामिन मिनरल का घोल जो होता है, विटामिन A, B, E के जो घोल होता है, लीवर एक्सट्रैक्ट का घोल होता है, उसे भी 20 ml 1 लीटर पानी मिला करके 3-4 जगहों पर रख देना चाहिए। मुर्गियों के खान पान और सही देखभाल से उनकी वृद्धि तेजी से होती है तथा उनका वजन भी ठीक रहता है।
आमतौर पर पशु चिकित्सकों द्वारा मुर्गी पालकों को सलाह दिया जाता है कि मुर्गियों के आहार को 3 स्तर में दिया जाना चाहिए, जिसमें स्टार्टर, ग्रोवर तथा फिनिशर राशन महत्वपूर्ण है। हमारे किसान भाइयों को जो तीसरे दिन से प्री स्टार्टर दाना, मैं उन्हें बतला रहा हूँ ब्रॉयलर मुर्गी पालन के लिए, कि तीसरे दिन से प्री स्टार्टर दाना दिया जाना चाहिए जो 7वें दिन तक दिया जाना है। उसके बाद 8वें दिन से 29वें दिन तक स्टार्टर दाना दिया जाना चाहिए और उसके बाद फिर 30वें दिन से जब तक बेचने का आयु हो वो फिनिशर दाना दिया जाना चाहिए। ये हो गया ब्रॉयलर मुर्गी पालन के लिए। लेकिन अगर हमारे किसान भाई देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रथम दिन जो मैं बतलाया, प्रथम 1, 2, 3 दिन तक वो तो प्री स्टार्टर दे, उसके बाद 7वें दिन से जो है उन्हें स्टार्टर दाना 7 दिन से 28 दिन तक वही रहेगा स्टार्टर। उसके बाद उन्हें 28 दिन के बाद, मतलब अर्थात 1 महीने के बाद से उसे वो ग्रोवर दाना दे। 1 महीने के बाद से लेकर के वो समझिए कि 5वें महीने तक उसे ग्रोवर दाना दिया जाना चाहिए और फिर 6ठे महीने से उसे फिनिशर दाना। क्योंकि अगर देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो 5 महीना के बाद वो मुर्गी 5 महीना अर्थात 20 से 22 सप्ताह में वो अंडा उत्पादन शुरू कर देती है। तो उस स्थिति में हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि अंडा उत्पादन के समय थोड़ा सा उन्हें फिनिशर दाना दिया जाना चाहिए। आज मुर्गी पालकों को सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें प्रशिक्षण से लेकर दवा एवं चूजों पर कुछ % की छूट भी शामिल है। सही देखभाल और समय समय पर टीका लगाकर मुर्गियों में होने वाले बीमारियों से हम बच सकते हैं तथा मुर्गियों का स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए ठंड में कमरे का तापमान भी संतुलित करके रखना आवश्यक है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर मुर्गियों का व्यवसाय कर हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? हाँ, पता है बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए हमारा एक और अल्प विराम लेने का समय हो चला है, तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो दूसरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं वो है गर्मा सब्जियों की खेती कैसे करें और उनकी सिंचाई प्रबंधन कैसे की जाए। तो चलिए इसी बारे में जानकारी के लिए हम आपको मिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सनत कुमार सवैया से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक श्री सनत कुमार सवैया जी। ये हमें जानकारी देंगे गर्मा सब्जियों की खेती के बारे में, साथ ही उसका सिंचाई प्रबंधन कैसे करें। खासकर तक गर्मियों के दिन में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो पानी की बहुत कमी है और उसमें सिंचाई प्रबंधन कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्जी का उत्पादन ले सकें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सवैया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। सवैया जी, गर्मा सब्जियों के सिंचाई प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। जी देखिए, गर्मी में आप लोग लगाते हैं बहुत सा कद्दू वगैरह लगाते हैं, सब्जी वगैरह।
तो पानी देखिए गर्मी में बहुत आपका ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और उसका वाष्पीकरण से उड़ जाता है और नीचे भी आपका सीपेज से चला जाता है, तो पानी की ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम लोग पानी का उपयोग ऐसा करें कि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ये ध्यान में रख के हम लोग कुछ उपाय बताएंगे। जैसे कि एक उपाय है आजकल जैसे ड्रिप इरिगेशन का, टपक विधि का। तो आप मान लिया सब्जी वगैरह लगाए हैं कुछ बैगन वगैरह इस टाइप का, तो उसमें हर एक पौधे पे ऐसा उस टपक विधि है, उस पौधे पे बूंद बूंद वहाँ पे आपका पानी गिरेगा। तो इसके लिए हम लोग को उसका सिस्टम चाहिए आपका ड्रिप इरिगेशन का। तो ये सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं आपका अनुदान पे। तो इसको हम लोग सेट करेंगे। पहले टंकी चाहिए, या लो प्रेशर का अगर हमको बनाना है तो लो प्रेशर का अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाना है तो हमको एक टंकी चाहिए, आपका सिंटेक्स वाला टंकी। उसको कुछ ऊंचाई पर रख देंगे और वहाँ से पाइप निकाल के आप पीवीसी पाइप से जोड़ दें, और उसके बाद आपका पैरेलल उसी के पैरेलल जाएगा पीवीसी पाइप, और वहाँ से आपका ड्रिप वाला जो आपका पाइप है उसको फिट कर देना है। तो उससे आपका पानी जाएगा और हर एक पौधे पे बूंद बूंद गिरेगा। तो इससे आपका पानी का बचत बहुत ज़्यादा होगा। और मान लीजिए आपको कुछ उसमें दवा मिलाना हो या खाद मिलाना हो तो उस टंकी में मिला दीजिए। आजकल जैसे कि आपका खाद भी आता है तो पानी में घुलने वाला आता है, तो उसको आप पानी में डाल दीजिए, पानी में घुल जाएगा और पानी के माध्यम से आपका पौधा तक पहुंच जाएगा। तो अलग से आपको हर एक पौधा में खाद देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, हर एक पेड़ में देते हैं ना, कम से कम आपका 10 ग्राम 20 ग्राम देते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा आपका खाद हाँ बर्बादी हो रही है। अब इसमें क्या है कि आपका बहुत कम मात्रा में उर्वरक लगेगा, और आपका जैसा आप खरीदते हैं दुकान से उर्वरक लेकर आ रहे हैं तो पूरा बोरा लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या आपका 1 किलो 2 किलो का पैकेट आता है, अब उसी को उठा के लाए और पानी में घोल दिए। तो इस तरह से आपका खाद का भी बचत होगा, पैसा का भी बचत होगा और मेहनत का भी बचत होगा। ये तो हो गई जैसे टपक विधि आप बोले बैगन की खेती में अगर हम करें तो उसमें उर्वरक भी घोल देंगे, वहीं जड़ पासी गिरेगा, उर्वरक की भी बचत और पानी की भी बचत। तो ये क्या बैगन की खेती के अलावा सब सब्जियों में लागू होगा? हाँ, सब सब्जी में कर सकते हैं। कैसे? जो माने आप 1-1 फीट का दूरी में लगाए हैं तो उसमें तो 1-1 फीट का दूरी में आपका टपक रहेगा, वहाँ गिरते रहेगा। इसके अलावा आप मान लिया कुछ पेड़ लगाए हैं, आपका पेड़ का बागान है, तो उसमें भी ये आप लगा सकते हैं। नहीं, यहाँ चूँकि बात चल रही है सब्जियों की, तो जैसे बैगन हो गया, हाँ। इसके अलावा कद्दू वर्गीय सब्जी हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, क्या इसमें भी आसानी से ये सब आसानी से हो जाएगा? अच्छा, ये बताएं कैसे वितरित रूप में? ये तो टपक विधि की बात हो गई। इसके अलावा और कौन सी विधि है जिससे कि सिंचाई अच्छी ढंग से की जाए? हाँ, इसके अलावा है आपका फव्वारा विधि, जिसको स्प्रिंकलर विधि बोलते हैं, है ना। तो उससे भी हम लोग पानी का बचत कर सकते हैं। कुछ किसान यहाँ पर लगाए भी हैं, और उसमें क्या है, एक मशीन रहेगा आपको पंप सेट, और उसको आप जहाँ आपका सोर्स है, जहाँ पानी है, वहाँ से उसको जोड़ के और स्प्रिंकलर आपका जो फव्वारा है उससे जोड़ देना है। तो उस फव्वारा से आपका पानी इस तरह से चारों तरफ पानी फैलेगा, तो उससे आपका पूरा सिंचाई हो जाएगा उस बड़े एरिया का। ये है। और एक है आजकल आया है आपका रेन गन। रेन गन से एक ही मशीन रहेगा, वहाँ से आपका बहुत दूर आपका जैसे बरसात होती है ना, उसी टाइप का उसको पानी को फेंकेगा ऊपर से आपका बरसात होगा। तो ये भी, तो इससे आपका 5 मिनट के अंदर आपका पूरा खेत भीग जाएगा। अब ये तो हो गई गर्मा सब्जियों की सिंचाई के बारे में। अब गर्मा सब्जियों की खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। जी, जैसे कि आप मान लिया कि गर्मा में भिंडी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जनरली फरवरी में लगाया जाता है। तो फरवरी में लगाइएगा तो आपका जो भिंडी तैयार होगा, उसमें फूल आएगा, फर्स्ट फूल आएगा
45 दिन के बाद। अगर हम फरवरी में लगाएं तो ये आपका मार्च से 20-25 से आपका फूल आना शुरू होगा और कुछ दिन आपको फल मिलेगा उसके बाद। लेकिन भिंडी में दिक्कत क्या है कि जैसे कि आपका अप्रैल पहुंचता है, आपका टेम्परेचर 40 डिग्री से पार होने लगता है। जब 40 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा होने लगेगा तो आपका जो उसमें परागकण है वो आपको नष्ट हो जाते हैं गर्मी से। तो ये बात ये है कि आपको बहुत कम समय के लिए आपको फल मिला या आपको उसको बेचने का समय मिला आपको। अगर हम इस चीज़ को जो हम फरवरी में लगा रहे हैं इसको हम आगे कर दें लगाने का समय को, यानी कि जनवरी कर दें या दिसंबर कर दें, लेकिन आगे करेंगे तो एक दूसरा समस्या आएगा कि उसमें टेम्परेचर कम रहेगा, आपका जर्मिनेशन या अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग आगे कर देंगे, दिसंबर में ही कर दें। अगर कर देते हैं तो उस समय टेम्परेचर उतना कम नहीं रहता है, तो उस समय अंकुरण हो जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर डाउन होगा तो अंकुरण हो चुका है, बार आपका धीरे धीरे होगा। लेकिन आपका जैसे जनवरी 14-15 पहुँचेगा उसके बाद टेम्परेचर हाई होने लगता है, उसके बाद आपका पौधा भी जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा। तो आप उसी समय के बाद लेकिन फरवरी के लास्ट होते होते आपका उसमें फूल आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग फरवरी से हम उसको अप्रैल तक बेच सकते हैं, उसका फल ले सकते हैं। हाँ, फल ले सकते हैं। तो जो फलन वाला अवधि है उसको हम बढ़ा दिए हैं इस तरह से। तो इसमें आपका खासकर भिंडी और जो भी है ये आपको ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एक समस्या आती है कि उसमें फल नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो देखा किसान भाइयों, सवैया जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि गर्मा फसल की सिंचाई आप कैसे करें और साथ ही साथ गर्मा सब्जियों की खेती कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। सवैया जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आशा करती हूँ कि आज की जानकारी से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए हमें दीजिए आप इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हम हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर से इसी दिन इसी वक्त अगले हफ्ते हाजिर हो जाएंगे। जोहार।